घूंघट वाली जेठानी के लंबे बाल। हाय हाय, मैं सदके जावा बड़ी बहू, मैंने तो तेरे बालों पर आज गौर किया है। कितने सुंदर और लंबे बाल हैं तेरे, नजर ना लगे। शुक्रिया माँ। अरे माँ, अब क्या आप सारी तारीफें यहीं दरवाजे पर ही कर दोगी? अब जल्दी से अपनी बहू को अंदर तो बुला लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा मेरी देवी समान बहू, इस कलश को गिराते हुए अंदर आजा। संध्या ने अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवा दिया और वो फिर से उसकी तारीफ करने लगी कि तभी माँ जी, मैं भी हूँ। अरे बहू, हाँ हाँ, अभी रुक। माँ, आप तो भाभी के बालों में ऐसी उलझी कि अपनी छोटी बहू को भूल ही गई। नहीं रे, ऐसा नहीं है। बहू आजा, तू भी कलश को पांव से गिरा और अपनी गृह प्रवेश की रस्म को पूरी कर। संध्या के बोलने पर बानी भी अंदर आ गई और संध्या बानी के बाल देखकर बोली, वाह बहू, तेरे भी बाल पूरी कमर पर फैले हुए, बहुत सुंदर हैं। तू क्यों हंस रहा है? माँ, ये बानी के असली बाल नहीं है, ये तो इसने नकली बाल लगाए हुए हैं। हैं? ऐसा भी होता है? अरे बड़ी बहू, कहीं तेरे भी ये घुटनों से भी नीचे पड़े हुए बाल नकली तो नहीं है? नहीं माँ जी, ये एकदम असली हैं। बहू, तेरे बालों से तो मेरी नजर हट ही नहीं रही है। तेरे बाल तो... अब बस भी कीजिए सासू माँ, छोटे और लंबे बाल लड़कियाँ अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रखती हैं। लंबे बाल से अलग ही पहचान हो जाती है कि ये कोई गंवार लड़की है। आजकल के दौर में मॉडर्न लड़कियाँ छोटे बालों में ही दिखाई देती हैं। भाड़ में जाए ये फैशन वगैरह, जो खूबसूरती लंबे बालों में है वो छोटों में नहीं है। संध्या ऐसे ही बोलकर आंचल की तारीफों के पुल बांधने लगी, लेकिन पहले ही दिन अपनी जेठानी की इतनी तारीफ सुनकर बानी को उससे जलन महसूस हो रही थी। पता नहीं लंबे बालों में ऐसा क्या है जो माँ जी बस इनकी ही तारीफ कर रही हैं। क्या मैं सुंदर नहीं लगती? चलो बहू, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब तुम भी थक गई होगी। अब वो तुम दोनों जाकर अब आराम कर लो, बाकी की बातें कल कर लेंगे। और हाँ चल बहू, अपने सुंदर बालों को जरा बांध कर सोना। आंचल ने अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी। बानी को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। अगली सुबह दोनों ही बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठ गईं और नहा धोकर नीचे आ गईं। आंचल ने अपने लंबे बालों की बाल वाली चोटी बांधकर अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ बानी ने अपने लंबी नकली बालों को उतारकर अपने छोटे छोटे बाल खोल रखे थे। वाह वाह बड़ी बहू, स्वयं माँ पार्वती लग रही है, लेकिन ये घूंघट तो हटा। नहीं माँ जी, मुझे ऐसे घूंघट में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आप गंवार हैं। ज्यादा कड़वा मत बोल बहू, औरत जितनी सादगी भरी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। जैसे आंचल बहू को ही देख, हमेशा आंचल आंचल, कोई दूसरा नाम ही नहीं है इनकी जुबान पर। अब कहाँ खो गई छोटी बहू? कुछ नहीं, देखो आज तुम दोनों का जो भी मन करे वही बना देना, ठीक है आंचल बहू? जी माँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में आ गई। संध्या के मुंह पर ज्यादा आंचल आंचल रट जाने की वजह से बानी आंचल से बहुत चिढ़ रही थी। जेठानी जी, आज मैं करवाऊंगी आपकी तारीफ। दोनों बहुएं मिलकर अपना अपना खाना बनाने लगती हैं कि तभी बानी ने पीछे से आंचल के बालों को खींच दिया। आह, क्या कर रही हो बानी? उप्स, गलती से हो गया। कोई नहीं, लेकिन मेरे तो अब सारे बाल ही खिंच रहे हैं। आपको इन्हें दोबारा बांध लेना चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो। आंचल अपने खाने को धीमी आंच पर रखकर चली गई और अपने बालों को बनाने लगी। उसके बाहर जाते ही बानी ने उसके खाने की आंच को तेज कर दिया। अब आएगा मजा। अब तुम्हारा खाना कोई नहीं खाएगा जेठानी जी। तेज आंच होने की वजह से आंचल की बनाई खीर जल गई और जब जले की खुशबू आंचल और संध्या तक पहुंची तो वो जल्दी से रसोई में आई। हे राम, क्या जला दिया? अरे नहीं, मेरी खीर। बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? सारा ध्यान इनका इनकी जुल्फों में था सासू माँ। तू यहाँ नहीं थी? वो माँ नहीं, ये अपने बाल बना रही थी। बहू, मैंने माना कि तेरे बाल अच्छे हैं और तुझे इनका ख्याल रखना है, लेकिन सारा ध्यान इन्हीं पर है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? जी। अच्छा चल, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ये गलती दोबारा ना हो।
संध्या आंचल को डांटती हुई चली गई। बानी को अपनी जेठानी पर डांट पड़वाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन आंचल ये नहीं समझ पाई थी कि बानी ने ऐसा किया क्यों था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बानी की जलन अपनी जेठानी के लंबे बालों को देख देख कर बस बढ़ती ही जा रही थी, और अब तो वो आंचल के बालों को ही काटने का प्लान बना रही थी। वो कभी खाने में उसके बाल मिलाकर उसके बालों को कटवाने की कोशिश करती, तो कभी कुछ और करके, लेकिन सब कुछ नाकाम हो रहा था। एक दिन जब बानी नहाने के लिए बाथरूम गई, आज तो मैं इस बाथरूम में ही तुम्हारे बालों की हजामत कर दूंगी। आंचल के पीछे पीछे बानी भी बाथरूम में चली गई, और बानी ने दरवाजा बंद करने से पहले आंचल की चोटी पकड़ ली और उसे दरवाजे से बाहर रखते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। आह, आह, मेरे बाल, आज तो मैं इन्हें काट ही दूंगी। बानी बस उन्हें काटने ही वाली थी कि तभी उसे संध्या ने आवाज लगा दी, बानी बहू। हाँ माँ जी। अरे नहीं। बानी बिना बाल काटे ही अपनी सास के पास आ गई और आंचल ने भी किसी तरह अपने बालों को छुड़वा लिया। आज फिर से ये बच गई, लेकिन कब तक बचोगी जेठानी जी? बानी ने उसके बालों को काटने की ठानी हुई थी। उसी दिन जब दोपहर में आंचल अपने बिस्तर में आराम कर रही थी, तब भी बानी कैंची लेकर वहां पहुंच गई। अच्छे अच्छे सपने देखना, क्योंकि अभी तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। बानी बस उसके बालों को काटने ही वाली थी कि तभी आंचल की आंख खुल गई। ये तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ ये कैंची लेने आई थी। बानी की चाल इस बार भी नाकाम हो गई। जेठानी जी, आपके ये बाल मुझसे ज्यादा समय तक नहीं बचेंगे। ऐसे ही चलते चलते अब कई दिन बीत चुके थे। रोजाना अपनी जेठानी की तारीफ अब बानी की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बड़ी बहू, मैं माता रानी के मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगी। कोई नहीं माँ, आप आराम से जाइए। संध्या मंदिर चली गई। संध्या के जाने की वजह से अब बानी को मौका मिल चुका था। अरे वाह, अब तो शिकार अकेला है। ऐसे बोलकर बानी कैंची लेकर आंचल के पास पहुंच गई। क्या हुआ बानी? चुप कीजिए आप, आज मैं आपसे सारे हिसाब चुकता करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? बानी, होश में आओ। अब होश आपके उड़ेंगे जेठानी जी। ऐसे बोलकर बानी कैंची लेकर आंचल की तरफ बढ़ी। आंचल उससे बचने के लिए भागी, लेकिन बानी ने उसकी रस्सी जैसी चुटिया को पकड़ लिया। दर्द हो रहा है ना? अभी और होगा। ऐसे बोलकर बानी बस उसकी चोटी को काटने ही वाली थी कि तभी घर में संध्या आ गई और ये सारा मंजर देखकर चिल्लाकर बोली, बहू। माँ जी। अरे अरे, अगर अभी मैं ना आती तो क्या अनर्थ हो जाता। बानी बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ रही, मुझे शर्म नहीं आ रही। माँ जी, आप हमेशा बस आंचल आंचल ही करती रहती हो। क्या मेरा इस घर में कोई वजूद नहीं है? बानी की बात सुनकर संध्या चुप हो गई। माँ जी, मैं बानी के दिल की बात समझ रही हूँ, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मुझे ज्यादा प्यार मिलने की वजह से ये दुखी है, लेकिन बानी, हमें अपनी परेशानी लोगों को बताना चाहिए। आंचल के साथ इतना बुरा करने के बाद भी उसे अपनी ही तरफदारी करता देख बानी को उसकी गलती का एहसास हुआ। जेठानी जी, आप मेरा साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि हम परिवार हैं और मैं तुम्हारी भावनाओं को भी समझ रही हूँ, इसीलिए। आंचल की बात सुनकर बानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। चलो, अब तुम ज्यादा माफी मत मांगो, और हाँ, अगर तुम्हें भी लंबे बाल चाहिए तो मैं तुम्हारे बालों की केयर करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरे बालों की करती थी। फिर तुम्हारे बाल भी लंबे हो जाएंगे। आंचल की बात सुनकर बानी खुश हो गई। फिर क्या था, आंचल ने अपनी देवरानी के बालों की भी केयर करनी शुरू की और थोड़े ही समय में उसके बाल भी कमर तक पहुंच गए और दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी। अंग्रेजन और काली बहू का पहला बच्चा। कियारा बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है?
माँ, आज फिर से बाहर छोटे छोटे बच्चे भी मेरा मजाक बना रहे थे। मैं अपने इस रंग का क्या करूं? बचपन से लेकर आज तक मुझे इसकी वजह से न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे बताती हूँ, तेरा रंग सांवला है तो क्या हुआ, तू इस रंग के साथ ही बहुत ही सुंदर लगती है। सच? लेकिन माँ, फिर सब लोग मुझे काली काली क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुनिया वालों को समझ नहीं है। अब तू ज्यादा रो मत। देख, मैंने तेरी मनपसंद खीर बनाई है, आजा साथ मिलकर खाएंगे। तेरा भाई भी आज विदेश से लौट रहा है ना, बस इसीलिए मैंने ये खीर बनाई है। कोमल ने किसी तरह अपनी बेटी को संभाल लिया। अभी वो दोनों खीर खा ही रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, मैं दरवाजा खोलूंगी। कियारा ने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गई। क्या हुआ? कौन है दरवाजे पर? माँ, आप ही देख लो। अपनी बेटी की बात सुनकर कोमल दरवाजे पर आई और वो भी हैरान रह गई। दरवाजे पर उसका बेटा व्योम एक लड़की के साथ बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार खड़ा हुआ था। उसकी बगल में एक अंग्रेजन लड़की भी थी जो भी बिल्कुल दुल्हन की तरह ही तैयार थी, और वो बहुत ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। बेटा? माँ, मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं एमा से बहुत प्यार करता था और मैं इसे आपकी बहू बनाकर ले आया। पागल है तू? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती हूँ, बस। अरे एक मिनट कोमल, तू घर में आए खजाने को कैसे ठुकरा सकती है? हर एक अंग्रेजन तेरी बहू बनकर आई है। यही तो मौका है सारे मोहल्ले की औरतों को चिढ़ाने को, और तू है कि? अच्छा ठीक है, मैं इस अंग्रेजन को एक मौका दे सकती हूँ। शुक्रिया ससु माँ। अरे तुम तो एक अंग्रेजन हो, लेकिन तुम हिंदी कैसे बोल रही हो? मैं भारतीय और विदेशी मिक्स हूँ। मेरी मदर फॉरेनर है एंड डैड इंडियन, सो मुझे ये लैंग्वेज भी आती है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा है। चल, अब तू इसे बहू बनाकर ले ही आया है तो मैं इसे अपना लेती हूँ। आजा बहू, अंदर आ। कोमल ने एमा को रंग रूप देखकर अपना लिया और उसके साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी। अपने भाई को पसंद की शादी करते देख छोटे भाई राजीव ने भी अपनी माँ को अपनी पसंद की लड़की का फोटो दिखाया। अरे ये तो वही हमारे पड़ोस वाली लड़की है, तो इसे पसंद करता है? इस काली में तुझे क्या नजर आता है? माँ, मैं इसके रंग से नहीं, इसकी आदत से प्यार करता हूँ, और अब आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं नंदिनी से ही शादी करूंगा। राजीव ऐसे बोलकर बाहर आ गया। वो नंदिनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ इस शादी के लिए नहीं मानेंगी, तो इसीलिए उसने नंदिनी से कोर्ट में बिना किसी को बताए ही शादी कर ली। राजीव, घबराओ नहीं, सब सही होगा। अब माँ को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। राजीव नंदिनी को अपने घर ले आया। वो दोनों भी बिल्कुल दूल्हा दुल्हन की तरह ही तैयार थे। अपने बेटे को नंदिनी के साथ देखते ही कोमल का खून खौल उठा। मैंने तुझे मना किया था ना, जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, समझा? माँ? माँ ऐसे मत बोलो ना, मेरे सिर्फ 2 ही तो भाई हैं। उनमें से अगर आप एक को पराया कर दोगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। पर आप भाई को अंदर आने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तू कहती है तो। लेकिन राजीव, एक बात याद रखना, मैं तेरी पसंद को अपनी बहू कभी नहीं मान सकूंगी। ऐसे बोलकर कोमल अपने कमरे में चली गई। वो सिर्फ नंदिनी के रंग की वजह से ही उसे नहीं अपना रही थी, और अब नंदिनी के आने पर वो अपनी अंग्रेजन बहू को कुछ ज्यादा ही प्यार दे रही थी। वाह मेरी प्यारी एमा, तूने तो अपनी पहली रसोई में ही मेरे मन को खुश कर दिया। माँ जी, मेरा बनाया खाना भी तो चक्कर बताइए। मैं तेरा चख चुकी हूँ, अच्छा है, पर मेरी अंग्रेजन बहू जितना नहीं। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो नंदिनी भाभी की खीर में ज्यादा स्वाद आ रहा है। क्या? बिल्कुल नहीं, एमा का ही ज्यादा अच्छा बना है। आपकी कांपती हुई जुबान माँ सारे राज खोल रही है। चुप कर। ऐसे बोलकर कोमल वहां से उठकर चली गई। ऐसे ही अगले दिन। सुनो नंदिनी, यहाँ से हट जाओ, मैं सफाई कर रही हूँ। बस अभी हट रही हूँ जेठानी जी। अरे ओ काली, समझ नहीं आया क्या? चल हट यहाँ से। हाँ माँ, बस। हाँ काली, जरा हटना। जेठानी जी आप भी? इनफैक्ट तू नौकरानी लगती है, तो अब तू ही सफाई कर, समझी? अपनी सास का बर्ताव देख एमा भी नंदिनी से बुरी तरह ही पेश आ रही थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब एमा और नंदिनी दोनों ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि एमा नंदिनी के 1 हफ्ते पहले गर्भवती हुई थी। हाय मेरी प्यारी बहू, तुझसे तेरे ही जैसा एकदम रसमलाई के माफिक बच्चा चाहिए जिसे मैं सारा दिन खिला सकूं। तू बिल्कुल भी बिस्तर से मत उठना, ठीक है? तेरे खाने से लेकर हर चीज का ध्यान मैं रखूंगी, तू बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। जी सासू माँ, मम्मा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। रुक तू यहीं रह, मैं अभी उस काली से तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। नंदिनी, ओ काली नंदिनी। जी सासू माँ। काली जा मेरी बहू के लिए एक जग में पानी लेकर आ, और हाँ, मैं इसके लिए स्ट्रॉबेरी लाई थी, वहीं किचन में रखी हुई है, उन्हें भी उठा कर ले आ। अभी लाई। लीजिए सासू माँ। बहुत अच्छे, अब जा जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर ले। माँ मैं भी गर्भवती हूँ और मैंने अभी ही घर की सफाई की है, अब मुझे थकान हो रही है। चल चुप कर, बहाने मत बना। तेरे गर्भवती होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जितना मैंने बोला उतना कर। नंदिनी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोली और वो सफाई करने चली गई। नंदिनी के पूरे 9 महीने इसी तरह से बीते। उसकी सास ने एमा को तो बिस्तर से उठने भी नहीं दिया और नंदिनी को उसकी गर्भावस्था में जरा सा भी चैन नहीं लगने दिया था। ऐसे ही समय बीतता गया और आज दोनों ही बहुओं की डिलीवरी का दिन था। एमा ने एक लड़की को जन्म दिया था और नंदिनी ने एक लड़के को। कोमल जी, आपकी एक बहू का ख्याल तो आपने बहुत ही अच्छे से रखा है, लेकिन एक को आपने शायद यूं ही छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा क्या डॉक्टर? जी, आपकी अंग्रेजन बहू का बच्चा बहुत कमजोर है। लेकिन डॉक्टर मैंने तो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा था, इसे बिस्तर से हिलने भी नहीं दिया था। यही वजह है जो आपकी पोती का ठीक से विकास नहीं हो पाया। प्रेगनेंसी में आराम जरूरी है, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत टहलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए खैर, अब मैं चलता हूं, आप अपने पोता पोती से मिल लीजिए। कोमल ने अपने पोते और पोती को देखा। कोमल का पोता एकदम गोरा चिट्टा और बहुत ही गोल मटोल था, लेकिन एमा की बेटी काली सी और बेहद कमजोर थी। उसे देखकर कोमल बोली, अरे रंग से क्या फर्क पड़ता है, मेरी पोती को ही मैं प्यार दूंगी, इसका बेटा तो मेरा कुछ नहीं लगता। कोमल ऐसे बोलकर एमा की बेटी को खिलाने लगी। उसकी बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ गया और वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाकर बोला, बहुत हुआ आपका ये भेदभाव। माँ आपकी बेटी काली है, उसे अगर कोई कुछ कहे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बहू को आप कुछ भी बोल देती हो। वाह, मैं अब और आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरी बीवी और बेटे को लेकर मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर राजीव गुस्से में अपनी बीवी के पास आ गया। जब वो वहां से गया था तब कियारा ने अपनी माँ को उसकी गलती समझाई। माँ, भाई गुस्से में है, प्लीज उन्हें रोक लीजिए। भाई सही बोल रहे हैं, ऐसे भेदभाव अच्छा नहीं है। कोमल को अपनी गलती महसूस हुई और वो राजीव से माफी मांगने चली गई। मुझे माफ कर दे राजीव, और तू भी नंदिनी, मैं बहुत गलत कर रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं भी अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ, प्लीज राजीव कहीं मत जा। कोमल ने राजीव से बहुत विनती की। राजीव ने भी अपनी माँ को माफ कर दिया। फिर क्या था, कोमल अपनी दोनों बहुओं और पोती पोते के साथ घर लौट आई। कोमल को देखकर अब एमा भी नंदिनी से अच्छा व्यवहार ही करती थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।